हमारे यहाँ हमने स्ट्रक्चर पढ़े, मैंने आपको देखो ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने इस प्रकार से पढ़ा, ये पढ़ चुके हैं संघ सरकार, ये पढ़ चुके हैं पार्ट 5 में, संघ सरकार के बारे में पार्ट 5 में, राज्य सरकार के बारे में हमने पढ़ा भाग 6, ठीक है, पढ़ा ना, ये दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं, ये पार्ट 5 था, ये पार्ट 6 था, ठीक है। अब आती है तीसरे लेवल पे, क्योंकि हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार है, तो आप इसे कहते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। ये तीसरे लेवल पर इसे आप नीचे का बोलते हो, पांच भाग 9 में स्थानीय सरकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 9, नीचे का लेवल है, एक ऊपर का लेवल, एक मंत्री का लेवल, एक नीचे का लेवल, यानी संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीन लेवल पे इसको डिवाइड करते हैं, तीन लेवल पे इसको बांटते हैं, स्थानीय, संघ और राज्य की सरकार। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? तो भाई तो यहाँ छुट्टी है, ये बोलिए, बोलिए ना, ये देखिए, कमेंट किया, सामने 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 नहीं नहीं, सामने देखिए, देखिए देखिए देखिए, चलो भाई आ जाओ कमेंट कमेंट, चल चौधरी चल सुपर चल आए, क्या हाल है कि नहीं उसका सुसा, चलिए गुड। स्थानीय सरकार से आप काम करते हैं, इसको लोकल सेल्फ, तो इसकी कहानी है, इसकी कहानी है, जिस कहानी से पूरी सारी पढ़ोगे तो चीजें बेटर समझ में आना शुरू हो जाती है कि कहानी कहाँ से चलती है, क्या पूरी कहानी आती है। श्वेता यस सर, गुड आफ्टरनून सर, यस सर, अंचल यस सर, गुड आफ्टरनून यस सर, ठीक है, क्या यस सर, मतलब बाकी भी छोटे लगे, ठीक है, कैसा लग रहा है इस तरह, पता नहीं मैं थोड़ा सा घर में कर रहा हूँ, सरकार के बारे में जब भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के समय से मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब हमारे कंट्री आजाद हुआ तो आजादी के समय हमारे भारत देश में दो तरह की सरकार थी, यानी जब आजादी हुई तो आपसे पूछा जाए कि आजादी के समय भारत में कितनी सरकार बनी, यानी आजादी बनी, आजादी के बाद जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के समय त्रिस्तरीय सरकार का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ तो सरकार त्रिस्तरीय बनी, त्रिस्तरीय कैसे बनी, एक तो हमारे पास संघ सरकार थी जो भाग 5 में है, और एक हमारे पास हुआ करती थी स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक तो थी यूनियन की सरकार और दूसरी थी राज्य सरकार, जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ओनली प्रोविजंस स्टेट और संघ की कोई प्रोविजन थी हमारे यहाँ पर, इसका प्रोविजन हमारे यहाँ पर नहीं, तो मतलब इसमें कहानी तो संघ सरकार और राज्य सरकार कोई हमारे यहाँ प्रोविजन हुआ करते थे। लेकिन अब जो स्थानीय सुशासन है इसके बारे में कई लोगों ने बात कर रखी थी, तो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि जहां पर नीचे की गवर्नमेंट होगी, स्थानीय सुशासन होगा, वो सबसे अच्छा माना जाएगा। तो स्थानीय सुशासन की शुरुआत भारत में कैसे हुई, ठीक है, हिस्ट्री का पीरियड दरबार है, उसको कह रही है बेटा दरबार है पीरियड हिस्ट्री का ना, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से आया, किस प्रकार से चीजें चली, ठीक है, कैसे कैसे बना, तो अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करी थी। अगर एक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले 1870 में 1870 में लॉर्ड मेयो हुआ करता था, लॉर्ड मेयो ने स्थानीय सुशासन की शुरुआत करी, माने स्थानीय स्वशासन, इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड मेयो 1870 में। इसके बाद देखोगे तो 1882 में लॉर्ड रिपन आया, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को संस्थागत किया। तो लॉर्ड रिपन को आप लोग कहते हैं स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लाया था लॉर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन लाया स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, इसीलिए आप इसको नाम देते हो स्थानीय स्वशासन के जनक, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो क्या था, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत क्यों करी थी, अंग्रेजों को चाहिए टैक्स, अंग्रेज क्या टैक्स कलेक्शन करते थे। अब टैक्स कहां से आएगा, आप समझ के देखो कि आप भारत के अंदर आपने भारत को गुलाम बना लिया, अब भारत में आपको टैक्स चाहिए, टैक्स कहां से आएगा, एक तो लोग टैक्स देंगे, संघ रह रहे हैं, राज्य वाले, भारत की अधिकतर जनता में इसमें 90% सुपर जनता गांव में रहती थी और 90% जनता कृषि कार्य करती थी। अब 90% जनता पर टैक्स लगाने के लिए सरकार को क्या करना होगा, हमारे देश में पहले पंचायत होती थी, लेकिन आप पंचायतों की संस्थागत पंचायत नहीं थी, लेकिन आज सरपंच वगैरह हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने दिमाग में खुरापत तोड़ी और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन पर टैक्स लगा दिया, यानी कि पंचायतों पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। और टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा, और जब तक ढांचा नहीं होगा, कलेक्शन नहीं होगा, तो टैक्स का कलेक्शन करने के लिए इसे संस्थागत किया, यानी संस्था के तौर पे बना दिया, ताकि प्रॉपर इसकी बॉडी है, इसमें अधिकारी है, तो प्रॉपर तरीके से टैक्स का कलेक्शन हो जाना शुरू किया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि लॉर्ड मेयो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करता है 1817 में, 1870 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन क्या करता है, इसका मैग्ना कार्टा पेश करता है और ये इसको जनक कहते हैं, यानी कि संस्थागत करने का जो कार्य किया इसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। इसके बाद ये ऐसे चलता रहा, मतलब कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं हुआ, इसी प्रकार से चलती रही चीजें, कोई ऐसे गवर्नमेंट नॉर्मल चलता रहा। हमारा देश आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजादी के बाद भी हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जगह नहीं दी गई, सिंपल ऐसे चलने लगी। सर मेरा 19 को पेपर है, फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थॉट का, प्लीज वो भी पढ़ाइए। राजेश कुमार जी का 19 तारीख को पेपर है पॉलिटिकल थॉट का, राजेश कुमार जी आज हम मैकेनिकल को पढ़ेंगे, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा उसके माध्यम से। भाई इसको यहाँ तक लिखो, ठीक है, देखिए भाई अब देखो एक लाइन कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से, लिख लो इसको, 1935 के अधिनियम के माध्यम से
राज्य सूची का विषय बनाती है। 1935 के विधेयक के माध्यम से पंचायतों को राज्य सूची का विषय बना दिया। पंचायतों को राज्य सूची का विषय बना दिया। पॉलिटिकल साइंस के नोट्स डलवा दिए, आपको मिल गए ना? पॉलिटिकल साइंस के नोट्स मिल गए ना आपको? बहुत बढ़िया। पंचायतों को राज्य सूची का विषय बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो, आजादी के बाद पंचायतें संविधान का भाग नहीं थी। पंचायतें संविधान का भाग नहीं बनी। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। डीपीएसपी नीति तत्वों के पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया, यानी कि पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। पंचायतों को संविधान में पार्ट नहीं दिया गया। पंचायत वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायतों को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो पंचायत जो थी संविधान का पार्ट नहीं बनी। और ये कह दिया गया कि आर्टिकल 40 में डाल दिया गया कि पंचायतें जो है डीपीएसपी का पार्ट बन गई। कि जब सरकार के पास संसाधन होंगे, तो सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे, तब सरकार क्या करेगी? डायरेक्ट प्रिंसिपल में मेंशन कर दिया, देन गवर्नमेंट तब सरकार क्या करेगी? उस समय सरकार पंचायतों का गठन करेगी। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ था उस समय गांधीवादी नेता थे, जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इस बात को सामने रखा कि पंचायतें अगर हमारे संविधान में नहीं होंगी, तो महात्मा गांधी का जो स्थानीय स्वशासन का सपना था, वो जितना चूर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी समझ जी? तो इसी बात को चलते हुए इन्होंने प्रोविजन किया, इन्होंने बात सोची कि हम पंचायतों के प्रावधान को वर्तमान में संविधान में शामिल कर देते हैं कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। व्हेन द स्टेट विल बी रिस्पांसिबल, व्हेन द स्टेट विल बी कैपेबल, जब राज्य के पास पूर्ण तरीके के संसाधन होंगे, तब राज्य क्या करेगी? उसका गठन करेगा। ठीक है बेटा? तो ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो नेता का नाम मैंने क्या बताया आपको? श्रीमन नारायण अग्रवाल। कभी पूछ लेते हैं कि श्रीमन नारायण अग्रवाल कैसे नेता थे? ये गांधीवादी नेता हुआ करते थे। ये मध्य प्रदेश के गांधीवादी नेता थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। इनके कहने पर जो है डीपीएसपी में आर्टिकल 40 को शामिल किया गया। ठीक है, बाकी पंचायतों के संबंध में और कोई नई चीज नहीं थी, सिर्फ यही था पंचायतों के संबंध। बाकी नतीजा सेटलमेंट पंचायत, पंचायतों के बारे में और कुछ भी इसमें नहीं था। अब क्या हुआ? अब आगे की कहानी का समझने की कोशिश करो। अब हुआ ये, एक बार पहले को यहाँ तक का लिख लो इसको। थोड़ी पहले भाई नोट्स बनवा चुका देख लीजिए। नितिन राज, गुड आफ्टरनून नितिन, कैसा है बेटा? चलो अब क्या हुआ? अब कहानी क्या हुई? अब कहानी ये हुई कि 1952 में 1952 में, ठीक है, सरकार ने सोचा कि स्थानीय स्वराज पे कुछ करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पंचायतों के लिए प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये प्रोग्राम चला था 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये चला 2 अक्टूबर 1952। इस कार्यक्रम को आप जो नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैं आगे से सीधे लिखूंगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये प्रोग्राम था सीधे। इसको चलाया 2 अक्टूबर 1952 और इस प्रोग्राम को चलाया था फोर्ड फाउंडेशन की मदद से, यानी कि संस्था हुआ करती है जिसका नाम था फोर्ड फाउंडेशन। तो कभी-कभी एग्जाम में कुछ बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसकी मदद से चला था? तो चला था फोर्ड फाउंडेशन की मदद से। अब सुनो हुआ क्या था? पूरी की पूरी कहानी सुनो। पंचायतों का विकास करना था, तो पंचायती राज संस्था तुम्हारे देश में थी नहीं, और स्थानीय स्वशासन का विकास करना था। आपको नोट निकला किसी को भी? नोट बन चुका है। आप लोग अब सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो क्या किया है? आपको मिलने के लिए घर पे नोट मिल जाएंगे। मतलब बड़ी अजीब टाइप के कभी-कभी आप सवाल करते हो जो बहुत ही भाईसाहब लगते हैं मुझे। वो चेक करते हो अपने नोट्स? देखो मैंने खोलिए मूवी से, नोट ये खुल गया। अब इसमें तुम पेड कोर्स में जाओ तो तुम्हारा कोर्स होगा। देखो यूजीसी नेट का कोर्स तुम्हारा खुल जाएगा। इधर देखो, आपका अपना कोर्स खुलेगा प्रोटेक्शन है। देखो यहाँ से अपने कोर्स में चले जाओ और आपका बैच खुल जाएगा। ठीक है सही? देखो बैच प्रोटेक्शन उसमें नहीं है। देखो क्लिक करो, ये ऑप्शन आ रहा है बाय नाउ का। तो बाय नाउ से पहले ही तुम इसमें जाओगे। अरे जाके चेक कर लो, वहीं तो मिल जाएगा। बिना लोग इतना खुला ऑप्शन। तो यहाँ जाके आपको ना मिल जाएगा। पेड कोर्स में जाओ, आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस के बगल में पढ़ा होगा, वो आपको हर चीज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें दिखाओ ना, मेरा नहीं दिख रहा है, खोल दो, चेक कर लो, दिखाओ इनको, दिख रहा है कैसे लिखा।
आपको क्यों देख रहा है? ये देखो, आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बैच में जाओ, ये बैच है ना पॉलिटिकल साइंस का, व्यू में जाओ, ठीक है? जैसे बैच में गए तो सब्जेक्ट में जाओ, अब पॉलिटिकल थॉट थिंकर हो चुके हैं, थिंकर बना चुका है, पॉलिटिकल थॉट मैंने शुरुआत कर दी थी, थिंकर पे क्लिक करो, थिंकर पे क्लिक करोगे तो लाइव क्लास पे क्लिक करो, लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो है ना पीडीएफ लिंक, क्लास जो है जॉन लॉक, अरस्तु, प्लेटो, ये सब पढ़ेंगे नोट्स, ये क्या है? पीडीएफ पे जाओ, पीडीएफ लिखेंगे तुम्हें, ये क्या है? पीडीएफ नहीं है, मतलब दिमाग तुम लोगों का काम नहीं करता है, तो मेरा भी दिमाग खराब कर देते हो, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? खुद का मेरे नोट्स है, नोट्स का क्या है ये? अभी नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, I'm sorry मैं दिलवा चुका है, पॉलिटिकल साइंस के साइड नोट दिलवा चुका हूँ, जितनी भी क्लासेस हुई है, बहुत मस्त नोट दिलवाए मैंने, हाँ, बेहतरीन तरीके से आपको मिलेंगे। चलो, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पॉइंट पे आ जाओ, प्लीज कम टू द पॉइंट, ठीक है? आओ, पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे ध्यान से लिखो, अब सुनो मेरी बात, तो 1952 में जब सरकार ने कहा कि कार्यक्रम शुरुआत करते जिससे कि स्थानीय स्वतंत्र की विकास हो जाए, इस कार्यक्रम का नाम था सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेगी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को। ये प्रोग्राम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में शुरू किया गया था। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है राजस्थान वाला प्रोग्राम 1959 का है, वो पंचायती राज का दूसरा प्रोग्राम है। ये उत्तर प्रदेश के यूपी का जो जिला है इटावा, उसमें शुरू किया गया था और इसे कई बार कुछ एग्जाम में पूछा गया है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन यूपी इटावा, इसकी शुरुआत यूपी इटावा में करी गई थी, ठीक है, 1952 में। लेकिन ये प्रोग्राम फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने भाई साहब एक काम किया बड़ा सिंपल सा, सरकार गवर्नमेंट ने क्रिएट किया 3 लेवल, इन 3 लेवल्स पर क्रिएटेड, लेकिन यहाँ पर था जैसे यहाँ होता है सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, यहाँ होता है बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, ये 3 लेवल है। आप समझ लो, तो सरकार ने रखा दिया मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ बिठा दिया खंड विकास अधिकारी, यहाँ बिठा दिया ग्राम विकास अधिकारी। अब क्या है, यहाँ पर कोई जनता की भागीदारी नहीं थी। जैसे अब आप यहाँ देखते हो प्रधान है, प्रधान नहीं था, यहाँ देखते हो आप खंड विकास अधिकारी है, खंड विकास अधिकारी नहीं था, यहाँ देखते हो आप यहाँ पर भैया सॉरी यहाँ पर देखते हो कि जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख सुना है ना, ब्लॉक प्रमुख, ऊपर ब्लॉक प्रमुख भी नहीं था। और यहाँ देखते हो आप यहाँ आपको मिलता है, कौन मिलता है? यहाँ आपको मिलता है बेसिकली ब्लॉक प्रमुख के ऊपर तो जिलाध्यक्ष भी नहीं था। तो ये नहीं था, जनता की भागीदारी वाला कोई पॉइंट नहीं था, सिर्फ ये 3 थे, सीडीओ, बीडीओ, बीडीओ। तो जो सीडीपी प्रोग्राम है, सामुदायिक विकास प्रोग्राम, जो जिसे सीडीपी बोलते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम क्यों फेल हो गया? कभी कभी पूछता है कि फेल क्यों हो गया? इसका फेल होने के पीछे कारण था जनता की भागीदारी नहीं थी, जनता की भागीदारी नहीं थी। तो कभी कभी से कुछ बनता है, you do not people participation, not people participation, so it got failed, you do not people participation, जनता की भागीदारी न होने की वजह से ये प्रोग्राम क्या हुआ? फेल हो गया। आज ही पढ़ाई करा हूँ इसमें, या तो देखो मैं प्रेजेंट बताऊँ प्लीज, ठीक है? चलो, ये प्रोग्राम क्यों फेल हो गया? जनता की भागीदारी की वजह से, जनता की भागीदारी नहीं थी इस प्रोग्राम में, क्या फेल हो गया? अब जो प्रोग्राम बना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कहानी सुनो पूरी, तो आज तुम पूरी कहानी को याद कर जाओगे, पूरी कहानी दिमाग में सेट हो जाएगी, मुझे मजा आ गया, एकदम कभी मजा आ गया। कहानी सुनो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी। ये जो सीडीपी प्रोग्राम फेल हुआ, ये क्यों फेल हुआ? उसी समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, क्यों? ठीक है, तो अब ये समझो, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो फेल हो गया, जब सीडीपी फेल हुआ, तो सीडीपी सबसे पहले लागू हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, किताब में नहीं मिलेगी, हाँ, भागीदारी जनता की नहीं थी। चलो बेटा, अब आगे बढ़ो। अब इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए, यानी कि सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सुनो बड़े ध्यान से, यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है इसको, सीडीपी को, ये सीडीपी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? इसकी जांच करने के लिए बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। अब सुनो, आप लोगों ने तो पढ़ी है कि बलवंत राय मेहता समिति क्या थी? आपने इसका नाम भी सुना है, बलवंत राय मेहता समिति बनी 1956 में, 1956 में, 1955 में इसका गठन हुआ था, 56 में समिति घोषित हुई थी बेसिकली। तो ये है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। तो देखो एक बार स्लाइड, देखो भाई, देखो बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए हुआ था, की जांच करने के लिए हुआ था। इस समिति को 1956 में गठन किया गया, 1956 में गठन किया गया, 1957 में समिति की रिपोर्ट, यानी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी, वो आई थी 1957 में। अब इसकी क्या-क्या रिकमेंडेशन थी? बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार-बार बनेगा, तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी की क्या-क्या रिकमेंडेशन थी, इसने क्या-क्या सिफारिशें की थी, इस बात को समझो। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पहली सिफारिश क्या-क्या की थी? सिफारिशों की तरफ से मैं लिखा रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें क्या-क्या थी, एक-एक से लिखने की शुरुआत करेंगे और समझेंगे चीजों को। इसकी पहली सिफारिश थी क्या? इसकी पहली सिफारिश थी क्या? सिफारिश थी इसकी पहली, त्रिस्तरीय पंचायती राज। पंचायती राज, पहली सिफारिश क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाओ। त्रिस्तरीय का मतलब क्या? सिफारिश थी कि आप एक काम करो, कैसे गठन करो। जैसे यहाँ होगा खंड पंचायत, यहाँ होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत यहाँ पे से नाम देते हैं पंचायत समिति, यहाँ होती है खंड पंचायत, यहाँ होती है जिला पंचायत, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी जिला पंचायत जिला के लेवल पे, खंड पंचायत ब्लॉक के लेवल पे, इस तरह पंचायती राज की सिफारिश की। सेकंड इसने
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको आप नाम देते हैं डेमोक्रेटिक रेस, तो लिखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये सब किसी ने दिया था, विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सुनो बच्चा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, तो इसका मतलब क्या है भाई? भारत लोकतंत्र है, बलवंतराय मेहता समिति, भारत लोकतंत्र है ना। अब लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कैसे होगा? लोकतंत्र तो तब भी जब प्रधानमंत्री को चुने, लोकतंत्र तो तब भी रहेगा जब आप जब मुख्यमंत्री को चुने। भाई जरूर थोड़ी है कि नीचे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक बोल, ठीक है ठीक है। इसका मतलब लोकतंत्र विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र विकेंद्रीकरण मतलब हुआ कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को सेंट्रल लेवल पे नहीं, राज्यों पे भी लाइए, और राज्यों पर ही नहीं नीचे लेके आइए, स्थानीय स्वशासन में लोकतंत्र की प्रक्रिया को डाल देना, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर देना, इसकी शुरुआत करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसे कहते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर देना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण किया था सबसे पहले बलवंतराय मेहता के द्वारा। तो बलवंतराय मेहता को इसका जनक कहते हैं, फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये कौन हुआ करते थे? ही वाज द बलवंतराय मेहता। बलवंतराय मेहता को लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। उसमें चश्मा लेके कहा उठा भाई, इसको इससे भी उठा ये वाला। तो इसको आपने नाम दिया लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। क्लियर क्लियर बेटा? केंद्रीय विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है सर? बेटा केंद्रीय विकेंद्रीकरण एक्चुअली क्या होता है कि वो अलग चीज है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो रहा है, केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, सत्ता का यानी पावर एक की बात कर रहे हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण अलग चीज। सपोज करो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में नहीं होता, ठीक है, उनके पास पूरी पावर है, वो अपनी पावर को योगी बाबा को देते, योगी कमाई होता, तो योगी के चाचा का लड़का होता आपका फिलहाल प्रधान। तो केंद्रीकरण तो नहीं हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया सत्ता का, लेकिन लोकतंत्र तो नहीं हुआ। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला। अब क्या हुआ जब ये बात बोल दी तो 1957 में इस समिति की रिपोर्ट आई, 1957 में इसकी रिपोर्ट आई, 1957 में इसकी रिपोर्ट आई, इसकी रिपोर्ट आई। उसको 1958 में 1958 में जो एनडीसी का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी का मतलब है सब पता है, एनडीसी का मतलब नहीं सब नहीं होता है। एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी ने इसकी सिफारिशों को लागू किया। लागू किया का मतलब है टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे तो 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को इसकी इन्हीं सिफारिशों को, इसी प्रकार के पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिले की, राजस्थान का जिला कौन सा है? नागौर जिलों के पगडरी गांव में पीएम नेहरू ने सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया, ठीक है। मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज था उसको लागू किया। अब कभी-कभी हम बेसिक तो थोड़ा अलग इम्पैक्ट आता है, पीसीएस का अलग इम्पैक्ट आता है, तो कभी-कभी ये भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो यहाँ पर किया था आंध्र प्रदेश में, लेकिन प्रयोग के तौर पे था, इसलिए क्या है, डरना नहीं है। यानी कि 2 चीजें हैं, बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को प्रयोग के तौर पे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? एक प्रश्न बनता है कि बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को प्रयोग के तौर पे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? ठीक है ठीक है। तो उत्तर होता है इसका, फिर आंसर आप लोग देते हो, सभी के सभी उत्तर आप लोग देखो इसका, सभी के सभी आंसर देते भैया ये लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, प्रयोग के तौर पे एनडीसी ने लागू किया था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। और अगर आप सरकार की बात करोगे तो सरकार ने 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर जिले के पगडरी गांव में सबसे पहले इनको लागू किया। उसके बाद फिर कई सारे राज्यों ने इसको लागू कर लिया पंचायती राज को। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो 2-3 डायमेंशन हो गई। पहला राष्ट्रीय विकास परिषद ने कब लागू किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहले का लागू इटावा में, एनडीसी ने कब लागू किया? आंध्र प्रदेश में। ये लगा यहाँ इटावा में। तो ये प्रकार की चीजें उसको डोंट गेट स्टैंडर्ड का ध्यान देंगे उसको, ठीक है ना? बिठा दूंगा है ना, यानी कि बस बता नहीं है ये पगडरी गांव में ये प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया, ठीक है। चलो लागू हो गया। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। लागू करते हैं तो लागू करने के बाद पंचायती राज संविधान में नहीं आया, संविधान में नहीं आया, ऐसे चलता रहा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन आया 1977 में सरकार बनी थी जनता पार्टी की। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक समिति बनाई, इसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। एक बात का थोड़ा सा याद रखोगे सभी के सभी, ये पूछ लेना, कभी पूछ ले कि ये पंचायती राज राजस्थान के बाद कौन से जिले में आया था? तो प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश में आया था, लेकिन जब राजस्थान में लागू करते तो सेकंड राज्य राजस्थान के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसका याद रखेंगे। चलिए, तो अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। बलवंतराय मेहता के अपोजिट थे अशोक मेहता साहब। मतलब एक आदमी कहता था कि बीजेपी जनता पार्टी बढ़िया, एक आदमी कहता था भाई कांग्रेस पार्टी बढ़िया। तो ये मान के चलो कि जैसे वर्तमान में ऐसे कुछ लोग हैं जो एक दूसरी पार्टी को अपोज करते थे, तो दोनों मेहता थे। बलवंतराय मेहता के खिलाफ में अशोक मेहता समिति बनी, जनता पार्टी की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मोरारजी देसाई की सरकार में अशोक मेहता समिति बनी। अब अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें दी, कई प्रकार की प्रश्न कब बनी? 1977 में बनी। इसकी सिफारिशें बहुत ज्यादा बाइजात थी, तो इसकी आर्गुमेंटेशन थी वो इतनी खराब थी कि मोरारजी देसाई ने कहा कि बाबा एक काम करो, तुम घर चले जाओ।
उन्होंने रिकमेंडेशन दी तो स्तरीय पंचायती राज करते हैं। कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो स्तरीय का मतलब होता है कुटिया। अब देखो कुटिया का मतलब क्या होता है? स्तरीय। तो स्तरीय पंचायती राज की उन्होंने सिफारिश दी। ठीक है? चलो। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो स्तरीय का मतलब पहले इसने बोला एक तो बनाओगे आप जिला परिषद, एक तो इसने बोला कि जिला परिषद बनाओ, जिला लेवल। एक इसने बोला कि खंड लेवल पे बनाओ ब्लॉक ब्लॉक पंचायत यानी ब्लॉक। तो आप इसे नाम देते हैं खंड पंचायत, खंड पंचायत। और इसने एक बात और बोली कि जो पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, जैसे किसी भी है, उसने बोला कि राजनीतिक दल जो होंगे, राजनीतिक दल, ये राजनीतिक जो दल है यही चुनाव लड़ेंगे। इसका जो पॉलिटिकल पार्टीज है यही इलेक्शन कराएगी, यही चुनाव कराएंगे किसका? पंचायत का। ये सब सब टूर सुन रहे आपने टॉप टूर सुन रहे मैंने सब लिखा है। दो टूर है, दो टूर है भाई। हाँ पास में नहीं पैसे निकालना ये भाई आज गए थे आंध्र प्रदेश में। हाँ आंध्र प्रदेश मतलब बाद में ना आज रे तो प्रयुक्त तौर पे बेस्ट आंध्र प्रदेश का प्रयुक्त तौर पे पहला आंध्र प्रदेश था, बाद में फिर आंध्र प्रदेश में फिर लास्ट में अब क्या दोनों क्या आंध्र प्रदेश का। चलिए आइए अब देखिए इसकी सिफारिश बहुत बेकार थी, इसकी सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी सिफारिशें थी, इसकी रिकमेंडेशन थी, वो लागू नहीं किया गया। परवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया और लोक जनता पार्टी ने इसकी सिफारिशों को खराब कर दिया। बाद में तो आप जानते हैं 1978 में सरकारी गिर गई, जो सरकारी जब बंदी तो क्या रहेगा, सरकारी चलेगी, कोई मतलब नहीं रहा। इसके बाद देखो पंचायत ऐसी रहेगी तेरी जो पहले थी वही चलती रही। 1985 में फिर से गवर्नमेंट बनी, फिर सरकार बनी, तो फिर कमेटी बनी, इसका नाम था जीवी के राव। आपने नाम सुना होगा, एक कभी बोलते डॉक्टर पी के राव, दोनों ही नाम इसके लिए दिए जाते हैं, तो आप घबराना मत, डॉक्टर पी के राव। ठीक है, इसी समिति बनी थी 1985 1985। इस समिति ने क्या सिफारिशें दी? कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसकी सिफारिशें कैसे नोट करेंगे? इसकी पहली सिफारिश तो वही थी कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय कमेटी पूछ लेता है। सेकंड इसने सिफारिश की कि देखो जो एससी है ना, एससी और एसटी और जो महिला है ना, महिला आप पंचायतों के आर्टिकल 243 में महिला आरक्षण देखो। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर एसटी और महिला आरक्षण की सिफारिश करी गई। इस समिति का जो गठन हुआ था वो योजना आयोग की सलाह पर हुआ था। जो पुरानी कमीशन था योजना आयोग, उसकी सलाह पर योजना आयोग ने गठन कराया था। ठीक है, आरक्षण किसको लिखते हैं फटाफट देखो, नीचे बैठ जाता है उसको बराबर पढ़ना प्लीज, ठीक है ना। संस्थानक समिति, सदन दलीय समिति, संस्थानक समिति इसके बाद आएगी। संस्थानक समिति मैं समझा दूंगा। पीवी के राव के बाद एलएमसीपी समिति आएगी, एलएमसीपी के बाद पीके टूर समिति आएगी। ठीक है, ये आपकी समझ में नहीं आई है? समझिए तो बहुत सारी बनी थी, कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग खराब करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए एलएमसीपी समिति देख लो एक बार। एलएमसीपी समिति, एलएमसीपी डॉक्टर पीवी के राव के बाद 1986 में कमेटी बनी थी, उसका नाम था एलएमसीपी समिति, डॉक्टर एलएमसीपी समिति। देखो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा तो बातें पूछ जाती है, समितियों को क्रम से लगाएं, डॉक्टर एलएमसीपी समितियों को क्रम से लगाएं। कभी-कभी पूछ सकते हैं डॉक्टर एल एम, ठीक है, तो बड़ा सिंपल बनेगा कि डॉक्टर एलएमसीपी समिति कब बनी? 1986 में बनी, हो गया ना। ठीक है, कैसे बनेगी? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? कब बनी? 1986 में बनी एलएमसीपी समिति। अब सेकंड क्या है? इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? तो राजीव गांधी सरकार ने बनाया था। इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पहली समिति जिसने बोला था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ये जो पॉइंट है जो मैं लिखा रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, पंचायतों को क्या दो? संवैधानिक दर्जा। जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत, इसकी सिफारिश थी। बाकी सिफारिश तो इसकी वही थी, नॉर्मल थी इसकी पे। क्लियर क्लियर। संवैधानिक दर्जा, तो संवैधानिक दर्जा देने की बात समिति के द्वारा करी थी कि भाई संवैधानिक दर्जा आप लोग पंचायतों को प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन पंचायतों को संवैधानिक सरकार ने कोशिश की, एक ध्यान दे भाई सरकार। इसके बाद आती है पीके टूर समिति। पीके टूर कभी-कभी यहाँ से कुछ बनता है, पीके टूर समिति।
पीके तुगल समिति बनी 1988 1988 और पीके तुगल समिति ने भी सेम सिफारिश दी। क्या सिफारिश दी? सबको शामिल कर दिया। इसने बोला कि संवैधानिक दर्जा दे दो। ये भी उसकी समय में कमेटी थी राजीव गांधी समय पर संवैधानिक दर्जा दे दो। इसने बोला कि भैया त्रिस्तरीय बनाओ, त्रिस्तरीय पंचायतें बनाओ। ठीक है, इसने बोला कि यार एक काम करो, इसने बोला आरक्षण को ऐड करो। पर पीके तुगल समिति की सिफारिशों को राजीव गांधी की सरकार ने एलएमसी की प्लस पीके एलएमसी प्लस पीके इन दोनों की सिफारिशों को माना उसने। दोनों की सिफारिशों को माना और दोनों की सिफारिशों को मानकर क्या किया? मतलब दोनों सिफारिशों को माना, जो भी पीके ने रिकमेंडेशन दी या जो भी एलएमसी की रिकमेंडेशन दी, इन दोनों की सिफारिशों को राजीव गांधी सरकार ने माना था। और इसके द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके थी सरकार। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1989 में आया था 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसको गवर्नमेंट लेकर आई थी 1989 में, 1989 में। लेकिन ये पारित नहीं उसका, एक जगह इस पर अभी दलों की सहमति नहीं बन पाई। ये आप कह सकते हैं कि लोकसभा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन लोकसभा द्वारा इसको जो है पारित कर दिया गया और राज्यसभा द्वारा इसको नामंजूर कर दिया गया। इसलिए क्या हुआ? राज्यसभा ने इसको नामंजूर कर दिया, यानी कि मुझे लगता है किसने नामंजूर किया? राज्यसभा ने इसे नामंजूर कर दिया। राज्यसभा ने नामंजूर कर दिया तो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया इसको, तो इसीलिए क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। इसके बाद राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, आप सभी को पता है, मई में। मई में जब डेथ हो गई तो सरकार का मामला पूरा खराब हो गया। फिर जब सरकार आई कांग्रेस पार्टी की सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई थी। यानी यहाँ तक की कहानी आप समझ गए, ये रिजेक्ट हो गया। तो जो एलएमसी की पीके समिति की सिफारिशें थी, इनको लागू करके राजीव गांधी सरकार ने, जो सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन वो विधेयक जो है वो पारित गिर गया राज्यसभा में, गिर गया। राजीव गांधी की मृत्यु हुई। तो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद आप सभी को पता होगा कि 1991 में नरसिंह राव की सरकार बनी, नरसिंह राव, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की डेथ हो गई, कांग्रेस पार्टी को बड़ा अच्छा बहुमत मिला। राजीव गांधी का नाम था, कांग्रेस पार्टी की द्वारा सरकार बनी। जब द्वारा सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि भाई राजीव गांधी ने प्रॉमिस किया था, तो राजीव गांधी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई। आप लोगों ने सुना होगा, एक तो 73वां और एक 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके संविधान संशोधन। ये कब आई थी? 1992 में। और इनके माध्यम से भारत के संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी पंचायतों के पास जो संवैधानिक दर्जा है ना, इसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे वर्तमान में जो पंचायत है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्या स्टेटस है, और कैसे दिया गया? इन्हीं के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो दिया गया। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन डिटेल में पढ़ना है हमें। इन्हीं के माध्यम से पंचायतों को दिया गया संवैधानिक दर्जा। वर्तमान में अगर आप देखोगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में पंचायत कहाँ है? वर्तमान में भाग 9 में है, और इन्हीं के माध्यम से हुआ। तो बता दो वर्तमान में कहाँ है, पहले इस बात को समझो। ठीक है, तो पंचायतों को दिया गया संवैधानिक दर्जा। तो संवैधानिक दर्जा देखिए, वर्तमान में जो पंचायत है हमारे संविधान में, अब अंतर क्या हुआ कि भाई पहले देखो क्या थी, पहले आर्टिकल 40 में थी पंचायत, इसमें क्या था? पंचायतों का गठन होगा। ये क्या था? डीपीएसपी था। ठीक है, तो अब क्या है? अब बेसिकली क्या बना दिया कि अब पंचायतें वर्तमान में आप देखोगे तो पंचायतें कहाँ है? भाग 9 में, भाग 9 में है पंचायत, भाग पंचायत। आर्टिकल की बात करोगे तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक पंचायतें हैं, और 243 को से लेकर डी से लेकर 243 जेड जी तक की पंचायत है। ठीक है, ये पंचायतें हैं, ये पंचायत और नगर पालिका है, वर्णन है। ठीक है, पढ़ाऊंगा इसको क्या क्या। और ये भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन दिया गया प्रॉपर तरीके से। और इसी के माध्यम से 73वें 74वें के माध्यम से अनुसूची की बात करोगे तो 11वीं वो 12वीं अनुसूची। ठीक है, यानी कि 11th एंड 12th शेड्यूल अनुसूची जो है, सब्जेक्ट में 18 29 है। तो ये पंचायतों का वर्तमान स्टेटस है। इसमें पंचायतों के वर्तमान में भाग 9 में इतने आर्टिकल में 11वीं 12वीं अनुसूची में बहुत सारी सब चीजें फिर 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में 18 विषय है, 12वीं 29 विषय है। कॉल करियो। हां, 11वीं 29 विषय है, 12वीं 18 विषय है। बड़े के सारे चीजों को भी ये वर्तमान में पंचायत हमारे संविधान में आ गई। पहले यहाँ थी, ये तो अभी भी है, लेकिन ये अब भारतीय संविधान में आ गई। अब वो बढ़ेगी भारतीय संविधान में वर्तमान में पंचायत वाली जो हेडिंग होगी हमारी क्लास की, क्या होगी? हेडिंग होगी वर्तमान में पंचायत, वर्तमान में संविधान में पंचायत। और क्लास दोबारा से लूंगा, क्लास में क्लास दूंगा, इसके बाद फिर आपकी क्लास में आऊंगा। क्लास आपको मिलती रहेगी, काफी तसल्ली मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि आपका पंचायत का टॉपिक आ गया। इसके पंचायत के बाद जो है मैं सीधा आऊंगा आपके न्यायपालिका पे। न्यायपालिका के बाद स्थानीय सरकार चलेगी, स्थानीय सॉरी लोकल बॉडी चलेगी, यानी कि बॉडी मतलब सॉरी संविधान संस्थाएं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक है, तो पढ़ाइए बड़ी रही ध्यान के साथ। न्यायपालिका भाग 9 में, हाँ पढ़ेंगे 9 में, सब पढ़ेंगे 73वां 74वां। तो वर्तमान में संविधान में पंचायत की टॉपिक है आपका 73वां पढ़ेंगे, फिर 74वां पढ़ेंगे। ठीक है, पापा बोला ये तो बैठी जाने दे।